किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन पाकिस्तान में 1977 से 2024 तक जितने भी नेशनल इलेक्शंस हुए हैं वो डिस्प्यूटेड रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है उसमें काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं, या लीगल फ्रेमवर्क होने के बावजूद हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, या इलेक्शन डिस्प्यूट होने की कुछ और रीजंस हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जहां तक लीगल फ्रेमवर्क का ताल्लुक है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ जाती हैं जो इलेक्शन रिलेटेड है, और इलेक्शन एक्ट 2017 आता है। इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर है जिसको कहते हैं पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 213 से 226 तक इलेक्शंस के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेटअप करता है इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ईसीपी के हेड को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी कहा जाता है। इसके अलावा इसके 4 मेंबर्स हैं, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस, और इन सब को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जहां तक सीईसी की क्वालिफिकेशंस का ताल्लुक है तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, या सीनियर सिविल सर्वेंट हों, या वो एक टेक्नोक्रेट हो। सीनियर सिविल सर्वेंट भी रिटायर्ड सीनियर सर्वेंट, और उनकी एज 68 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईसीबी के मेंबर्स के लिए भी तकरीबन वही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक हाई कोर्ट के जज रह चुके हों और एज उनकी 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सीईसी की अपॉइंटमेंट का तरीका बाकी कंट्री से मुख्तलिफ है। मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं दूसरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें सीईसी की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान में सीईसी की अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, इन दोनों की कंसल्टेशन होती है, और ये कंसल्टेशन के बाद 3 नाम एक 12 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉरवर्ड करते हैं जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन से बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी इन 3 में से एक नाम जो है वो सिलेक्ट करती है, और जिस नाम को सिलेक्ट करती है उसी को प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। इन केस प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री नहीं होते 3 नाम्स पे, तो फिर दोनों अलग-अलग अपने नाम जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं। इससे यह हुआ कि साफ जाहिर है कि एग्जीक्यूटिव को सीईसी की अपॉइंटमेंट में ज़्यादा डिस्क्रेशन हासिल नहीं है। इसके अलावा सीईसी और मेंबर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हासिल है। एग्जीक्यूटिव उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, और उनकी रिमूवल का वही तरीका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल का तरीका है, बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अंडर आर्टिकल 209। ईसीपी का जो रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, दैट इज टू इंश्योर दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एंड दैट करप्ट प्रैक्टिसेस आर गार्डेड अगेंस्ट। तो ये बड़ी क्लियर वर्डिंग है। इन्हीं रोल्स को रखते हुए ईसीपी के 3 फंक्शंस जो हैं वो आर्टिकल 219 में दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्शन में कौन कौन जो है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। दूसरा, इलेक्शन को होल्ड करना, और तीसरा, जब इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाना। और ये तमाम पावर जो हैं वो अंडर लॉ जो है वो ईसीपी एक्सरसाइज करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो ईसीपी को असिस्ट करेंगी in discharging its function. So this is a very important provision and which shores up the power of the ECP.
इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि पार्लियामेंट अगर कोई इलेक्शंस के सिलसिले में कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ ईसीपी की पावर को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इससे साफ जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक इलेक्शन कमीशन जो सेटअप करता है वह इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल भी है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भी प्रोविजंस हैं, खासतौर पर आर्टिकल 224 एंड 224A which provide for setting up caretaker governments at center and in provinces इलेक्शंस के सिलसिले में। देखिए, दुनिया की अक्सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस आउट गोइंग जो गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज करवाती है, यानी कि जब असेंबली या पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है तो गवर्नमेंट्स रिजाइन नहीं करती बट दे कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस, जैसे कि यूके में है और इंडिया में है। लेकिन पाकिस्तान में 2008 के बाद से, यानी कि 2008 के भी जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ से लेके 2024 तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने करवाए हैं। उसकी वजह यह है कि पास्ट में उससे पहले कहा जाता था कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करती है, तो उसको रोकने के लिए और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन डाली गई थी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अगेन इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और सूबे में गवर्नर अपॉइंट करता है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब फर्ज किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या चीफ मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी सूबे में वो एग्री नहीं होते तो फिर क्या बनेगा, किस तरीके से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रोसीजर है, वो ये है कि इस सूरत में जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं वो 8 मेंबर एक पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की दोनों की बराबर पार्टिसिपेशन होगी। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इस कमेटी को दो नाम जो है वो फॉरवर्ड करेंगे और इनमें से एक नाम जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी 3 दिन के अंदर फाइनलाइज कर लेगी। अब सपोज किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी भी में कंसेंसस नहीं आता तो फिर ये डिस्क्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी कि वो किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं और उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इसी तरह का एक प्रोसीजर जो है वो प्रोविंसेस में भी होता है। पर जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए तो जो मिनिस्टर्स हैं वो फिर रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोविजंस में है, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ताकि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब हम आपको कुछ बताएंगे इलेक्शंस एक्ट 2017 के बारे में। ये मज़ीद ईसीपी की पावर्स को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि ईसीपी किसी भी शख्स को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, उसको बुलवा सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो समन कर सकती है और उसकी डायरेक्शन या ऑर्डर्स का उतना ही वेट होता है जितना किसी हाई कोर्ट की डायरेक्शंस का होता है, यानी कि दे कैन नॉट बी सेट असाइड। इसके अलावा इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये भी प्रोविज़न है कि एक दफ़ा जब इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हो जाता है तब किसी भी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल को जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स पे कोई असरअंदाज हो सके उसका ईसीपी की अप्रूवल के बगैर, प्रायर अप्रूवल के बगैर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर ईसीपी समझता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद किसी इलेक्शन में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई धांधली हुई है, इलीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उस इलेक्शन को नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है। इसके अलावा ईसीपी इलेक्शंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो है वो इशू कर सकता है। और ईसीपी का वही स्टेटस है जो कि किसी हाई कोर्ट का, यानी कि अगर आप ईसीपी के कोई ऑफिसर या कोई भी शख्स ईसीपी के ऑर्डर को
नहीं मानता तो ईसीपी उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे सकती है। इलेक्शन ऑफिशियल जो है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं ऑफिशियल्स, उनकी अपॉइंटमेंट भी ईसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीपी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करती है। उस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो उसके लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जो डीआरओ है यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो लॉर्ड जुडिशरी से भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो सकता है, जैसे कि 2024 के इलेक्शंस में डिप्टी कमिश्नर सर्व्ड एज डीआरओ। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो आमतौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होते हैं, ग्रेड 17 एंड अबव, और जनरली डॉक्टर, टीचर्स, इनको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा ईसीपी के पास ये भी पावर है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल ईसीपी के काम में, इलेक्शंस के काम में इंटरफेयर करता है, ईसीपी के किसी ऑर्डर को डिसोबे करता है, तो ईसीपी उसे सस्पेंड भी कर सकती है। और उसके अलावा इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है इलेक्शन के बाद, जब उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो उसके लिए ईसीपी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी सेटअप कर सकती है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो अगर जो जनरल इलेक्शन यानी कि नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के लिए हो, तो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक हाई कोर्ट का जज होता है, सिटिंग जज, और लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब हम बात करेंगे फॉर्म 45 और 47 की, जिसको लास्ट इलेक्शन में इनकी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हुई थी। फॉर्म 45 जो है बेसिकली किसी भी पोलिंग स्टेशन में जो रिजल्ट है उसको समराइज करता है, उसको टेबुलेट करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कैंडिडेट और उनके एजेंट्स उसको साइन करें, और जब ये साइन हो जाता है तो उसको पेश कर दिया जाता है पोलिंग स्टेशन के बाहर। उसकी कॉपी जो है वो शेयर की जाती हैं कैंडिडेट या उनके एजेंट के साथ, और एक कॉपी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी भिजवा दी जाती है। अब आते हैं फॉर्म 47, जो बेसिकली फॉर्म 45 की कंसोलिडेशन है। जब हर पोलिंग स्टेशन से एक फॉर्म 45 आ जाते हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट जो है वो समराइज करता है। फिर उससे पता चलता है कि किसी नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में कौन कैंडिडेट जो जीता है। और ये भी ईसीपी के रूल्स में है कि जो फॉर्म 47 है उसकी एक कॉपी ईसीपी की वेबसाइट पे भी पोस्ट कर दी जाएगी। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारे यहाँ आपने देख लिया है कि इंडिपेंडेंट और पावरफुल ईसीपी है, इलेक्शन करवाने के लिए न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हमारे यहाँ कंट्रोवर्शियल क्यों रहते हैं। लोग जो हारने वाली पार्टीज हैं वो इलेक्शंस को नहीं, उसके रिजल्ट्स को नहीं मानते। अब डिस्प्यूटेड इलेक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट, या हम कहते हैं कि किसी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिगिंग हुई है, या उसमें जो ईसीपी की इंस्ट्रक्शंस है या जो लॉ कहता है उसको फॉलो नहीं किया गया। और एक डिस्प्यूट होता है कि हम कहते हैं कि जी पूरा इलेक्शन ही जो है वो रिग्ड है, नेशन वाइड रिगिंग जिसको कहते हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पोलिंग स्टाफ, क्योंकि जाहिर है दे आर मिड लेवल और जूनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो हो सकता है जो इलाके के जो बड़े असर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ख़ासतौर पर दूर दराज इलाकों में, वो उन पर इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं। लेकिन इसको जवाब के लिए एक तो वोट को रिकाउंटिंग की भी एक प्रोविजन है, और दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट समझता है कि वो उसको गलत तरीके से हराया गया है, धांधली हुई है, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है। प्रॉब्लम आती है जो पाकिस्तान में अक्सर जो इशू भी है वो है जब पूरे इलेक्शन को आप डिस्प्यूट कर देते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिगिंग, या आप उसको नेशन वाइड रिगिंग भी कहते हैं। अब सिस्टमैटिक रिगिंग जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह है कि पाकिस्तान में जो पोलिंग स्टेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 90,675 पोलिंग स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे, और ऑन एवरेज देखा जाए तो एक
एनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में 333 ऑन एवरेज पोलिंग स्टेशन थे। तो अब अगर आपने नेशन वाइड अगर रिगिंग होनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशंस में आप रिगिंग करें, यानी कि आपने कम से कम जो 45,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है उसमें आपने रिगिंग करनी है, जो कि बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट है। तो बेसिकली जो डिस्प्यूट, जब हम पूरे इलेक्शन पे जो डिस्प्यूट होता है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में जब पार्टीज हार जाती हैं तो वो अपनी शिकस्त को मान लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस नहीं है, लिहाजा लूजिंग पार्टी जो है, कोई भी पार्टी हो, जब वो हारती है तो वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। इसके अलावा हमारे कंट्रीज़ में एक ये भी है, बस किसमें से कि हम इंस्टीट्यूशंस से ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन पे अटैक करते हैं बजाय उसको स्ट्रेंथन करने के। अब आप ये भी देखें कि अगर गवर्नमेंट की कहने पे रेगिंग होगी तो पाकिस्तान में तो हमेशा ये रहा है कि 1997 के इलेक्शन के अलावा जो भी इलेक्शन हुआ उसमें जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो हारी है। ठीक है, तो अगर तो गवर्नमेंट की रेगिंग होगी तो गवर्नमेंट को तो जीतना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा हार जाती है। उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो डिलीवर नहीं कर सकती, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आ सकती। इसकी वजह से जब अगले इलेक्शन होते हैं तो लोग अपनी पार्टी, अपनी जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर लेते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 1977 के बाद हमेशा पाकिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट है, यानी कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं हुई एक्सेप्ट इन 1997 जब एक पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला था। तो अगर नेशन वाइड रिगिंग अगर होगी, अगर कोई करवाएगा तो फिर वो किसी भी पार्टी को एक क्लियर मेजोरिटी देगा, लेकिन हमारे यहाँ एक स्प्लिट मैंडेट जो है जिसको कहते हैं वो आता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, यानी कि अपने इलाके के इन्फ्लुएंशियल लोग, ये लोग किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये जीत जाए, क्योंकि इनका अपने इलाके में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब इलेक्टेबल ये होते हैं कि ये पार्टीज चेंज करते रहते हैं, तो वो ये देख लेते हैं कि ये पार्टी अब विंड जो है वो किस तरफ जा रही है, ये पार्टी अब शायद फेवर में नहीं है, ये आगे जाके इस पार्टीज में का फ्यूचर ज़्यादा अगले इलेक्शन में इतना अच्छा नहीं, तो अपनी पार्टी जो है वो चेंज कर लेते हैं। और पार्टी ज़ाहिर इलेक्टेबल, अब वो जिस पार्टी में भी जाएंगे उसका उस पार्टी को फ़ायदा होता है। तो अब हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो हम ये दे सकते हैं कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल ईसीपी है, न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट्स है। तो सिस्टमैटिक रिगिंग की जो एलिगेशंस हैं वो बेसलेस है, वो आज तक कभी प्रूव नहीं हुई, और ये हर पार्टी ने जो है जब वो इलेक्शन हारती है तो वो ये एलिगेशंस लगाती हैं, बट देन दे गेट अलोंग विद द प्रोसेस। और मेन वजह यही है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक एक कल्चर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शंस को मजीद ट्रांसपेरेंट जो है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उसमें एक तो सजेशन ये हो सकती है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जुडिशरी से किया जाए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की ये डिस्क्रेशन है कि वो जुडिशरी से ले सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट्स, या वो एग्जीक्यूटिव से ले, एडमिनिस्ट्रेशन से ले। तो उसके लिए हम अगर इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर दें और ये मैंडेटरी बना दिया जाए कि डीआरओ जो हैं वो जुडिशरी से होंगे, क्योंकि जुडिशरी का को इन्फ्लुएंस करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमें हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो सिविल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है, और जब सिविल सर्विस पोलिटिसाइज हो जाती है तो उसको इलेक्शंस के लिए भी, के रिजल्ट्स को भी चेंज कराने के लिए असरअंदाज करना ईजी हो जाए। देखें, अगर इलेक्शन का रिजल्ट में कोई असरअंदाज होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिविल सर्विस की कोऑपरेशन के बगैर वो ये काम हो नहीं सकता। तो हमें सिविल सर्विस को भी डिपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सिविल सर्वेंट एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, और हमें ज़रूरत करना चाहिए कि डीसी से डीपीओ तक और चीफ सेक्रेटरी से आईजीपी तक जितने भी इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिसर, उनको यहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देते हैं। फिर हमारे यहाँ रिकाउंटिंग की भी प्रोविजंस हैं, लेकिन ये मैंडेटोरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये डिपेंड करता है इलेक्शन ऑफिशियल्स की डिस्क्रेशन के ऊपर। लेकिन ये भी अगर हम एक इलेक्शन एक्ट में ये भी अगर हम एक अमेंडमेंट कर लें
कि जहां भी जिन नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्जिन ऑफ विक्ट्री 500 से कम है तो वहां पर लाजमी रिकाउंटिंग हो जाए। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में अगर 200 से कम है तो वहां रिकाउंटिंग हो जाए। और फिर ईसीपी को भी चाहिए कि एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सेटअप करे, और कोई भी शख्स जो है वो, अगर कोई भी ऑफिशियल है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना, अगर वो इलेक्टोरल फ्रॉड में है क्योंकि तो उसके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ईसीपी को ये लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। और फाइनली ये भी ज़रूरी है कि ईसीपी के ऑफिसर्स की, जो इलेक्शन ऑफिसर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। देखिए जो ईसीपी जो ऑफिसर्स इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो ईसीपी के अपने ऑफिशियल्स नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हमने बताया 90,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये काम देते हैं जिनका काम, जो चीज़ में उनकी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती। तो इनकी जो है वो एक पीरियडिकली एक इनकी ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जो आगे जाके इलेक्शंस ड्यूटीज देंगे, ताकि उनको भी अपनी पावर्स का जो है वो अंदाज़ा हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।